I'll be teaching you physical chemistry. For complete class 11th and class 12th. It will be helpful you for JEE, that is Joint Entrance Exam. अब बेसिकली बहुत बच्चों को डाउट होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हमें क्या पढ़ाया जाएगा। हम नए नए आए हैं 10th से 11th में, तो कैसे चीज़ें प्रोसीड करेगी, कैसे सिलेबस ख़त्म होगा विद इन टाइम। सो लेट मी गिव यू अ रोड मैप। तुम्हें अभी ज़्यादा पता नहीं होगा इसके बारे में, पर फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट चलेगा। सो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली हम उन चीज़ों से डील करेंगे। इनऑर्गेनिक थोड़ा रटने का चलेगा, ऑर्गेनिक में थोड़ा रिएक्शन टाइप चलेगी। तो फिजिकल पूरा मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स फिजिकल में एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो अगर तुम बीच में भी कोई चैप्टर उठाते तो चलेगा, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। बट एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा 11th के सब चैप्टर्स का और 12th के चैप्टर्स का। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे मोल्थ कॉन्सेप्ट। बहुत बेसिक चैप्टर है, सबसे पहले पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करके, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी में ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअली जेई में अलग अलग से, ठीक है, तो वो भी पढ़ाए जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। तो सीक्वल में तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो सेकंड पे लिखा हूँ वही सेकंड पे पढ़ाया जाएगा। मैं तुम्हें एक गो थ्रू बता रहा हूँ कि इन चीज़ के थ्रू तुम्हें होके करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर तुम्हारा आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर जब तुम जाओगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में ही है, तीसरा चैप्टर जब जाओगे तो वो आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा चैप्टर है। इसके बाद इसी का ही सब टॉपिक है जिसमें हम अलग अलग हीट ऑफ फॉर्मेशंस वगैरह ये सब पढ़ते हैं, तो वो आ जाता है आपका थर्मोकेमिस्ट्री। इसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। काफ़ी कम समय में कवर हो जाता है। रिएक्शंस बैलेंस करना सिखाते हैं, अलग अलग ट्रिक सिखाते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस में। सो अगर देखा जाए तो दो तीन चैप्टर और हैं, यहाँ से अब तुम्हारा बेस बनना रेडी हो जाएगा ना, तो तुम एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री को हैंडल करना सीख जाओगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 11th में आ जाएगा गैसियस स्टेट। इसमें तुम्हारा दोनों आ जाएगा, ठीक है, आइडियल गैस और रियल गैस। अब इसमें ही जाओगे तो एक अच्छा चैप्टर है, भारी चैप्टर जिसे बोलते हैं। क्वेश्चंस का ऐसा नहीं है एज सच की वेटेज बिल्कुल 3x है या 4x है। इक्विलिब्रियम चैप्टर है, एनसीईआरटी में दे रखा है। इवन दो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो पहले तुम्हें पढ़ाया जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद तुम्हें पढ़ाया जाएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये तुम्हारे बेसिक से चैप्टर्स हैं जो तुम्हें 11th में कराए जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। बहुत लेंदी नहीं है, कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, विद इन टाइम तुम्हारे ये चैप्टर्स हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12th ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब 12th का तुम्हें ज़्यादा इतना हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12th तक तुम्हारा आते आते अगर कोई बैकलॉग नहीं है तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एज सच कुछ बैक टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स नहीं है। 4 या 5 ही चैप्टर हैं, क्योंकि 11th में ऑर्गेनिक का बहुत माइनर पोर्शन है, ठीक है। जीओसी वगैरह जो भी तुम अभी पढ़ोगे, जीओसी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हो गया। 12th में मेजर पोर्शन जो तुम्हारी एनसीईआरटी पार्ट 2 है वो पूरी ऑर्गेनिक है। और एनसीईआरटी पार्ट 1 में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके जो टॉपिक्स है वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पहला आ जाएगा तुम्हारा सॉलिड स्टेट। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा सरफेस केमिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द टाइम सरफेस केमिस्ट्री या तो इनऑर्गेनिक के टीचर पढ़ा देते हैं या फिजिकल के टीचर पढ़ा देते हैं, डिपेंड करता है। पर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा फिजिकल सरफेस केमिस्ट्री भी मैं तुम्हें इस कोर्स के अंदर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री में होने वाले हैं। ठीक है, अब अ, अगर देखा जाए तो हम मोल कॉन्सेप्ट से आज स्टार्ट करने वाले हैं। और सबका जनरली अगर मैं वेटेज तुम्हें दिखा के रहूँ ना तो 30 क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस के से बात करो, क्योंकि एडवांस का कुछ पैटर्न डिसाइड नहीं होता है, तो 30 क्वेश्चंस आते हैं। वेटेज पे डिपेंड करता है कि इनऑर्गेनिक से 12 या 13 क्वेश्चन पूछ लें, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से 7-8 क्वेश्चन पूछ लें। शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट में तुम्हारा पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है। अभी बिल्कुल बिगनिंग है, तो मैं यही कहूँगा कि यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो तो एजुकेटर्स वगैरह पे शिफ्ट मत होना, कॉन्सेप्ट पे स्टिक करना। जो भी तुम्हारे लिए लोग पढ़ा रहे हैं, जिस एजुकेटर से तुम्हारी बॉन्डिंग बनती है, जो भी बनता है उस पर स्टिक करो। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन लगाओ, रिवाइज करो, टेस्ट दो। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन लगाओ, रिवाइज करो, टेस्ट दो। रिपीटेटिवली तुम्हारा यही मोटो होना चाहिए पढ़ने के टाइम पे। ये नहीं कि ये टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, वो टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, इन टीचर से पढ़ लेता हूँ तो हो जाता है, नोट्स बना लूँगा तो हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन कर लूँगा तो हो जाऊँगा। तुम्हें एक खुद को इन्वायरमेंट के अंदर ढालना पड़ेगा जिसके थ्रू तुम पूरा होके जाओगे। तुमने डिसीजन ले लिया जेई का करने का, तो तुम्हें उस चीज़ से होके जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये तुम्हारा पूरा चैप्टर्स कराएगा, जिसमें मोटे मोटे 13 चैप्टर्स तुम्हें कराए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जिस चैप्टर से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मैंने तुम्हें बताया था, वो है मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का मैं तुम्हें पहले डिफाइन कर देता हूँ, साथ में नोट्स बनाते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, बाद में नोट्स बना लेना, वो तुम पर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री इज बेसिकली एक साइंस की ब्रांच है जो कि किस किस चीज़ से डील करती है। प्रॉपर्टीज हो गई, कंपोजिशन हो गई, मैटर के इंटरेक्शन से हो गई। ठीक है, यही तो चीज़ है। अगर तुम किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज देख रहे हो, उसकी क्या क्या कंपोजिशन है, वो किससे मिलके बना है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, क्या है, तो ये चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी व्हेन यू आर एंटरिंग इन द केमिस्ट्री। दैट इज योर दैट कवर्स योर 33.3% इन द जेई। आप नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस, एडवांस का पैटर्न कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट ऐसे अगर तुम इससे होके चलते हो तो तुम्हें एडवांस में भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, बेस बनाओ, एडवांस के क्वेश्चन लगाओ, साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट्स बनाते चलो। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with properties composition with properties composition and interaction of मैटर। तो अब यहाँ पे तुम ये बोलोगे कि केमिस्ट्री में उतर गए, अब ये भैया मैटर क्या है? क्या मैटर है कि हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है? बताइए, क्या मैटर है? मैटर को भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। दैट्स यू आर सेइंग कि आप मैटर के बारे में बोल रहे हो, कि मैटर है क्या, ये तो बताओ। क्या मैटर है कि हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है? ठीक है, तो तुम मैटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हो बेसिकली कि व्हाट मैटर इज, मैटर इज बेसिकली एनीथिंग विच हैव मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तुम ऐसे बोल रहे हो कि अगर कोई चीज़ है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है पर उसका मास ही नहीं है, तो दैट इज नॉट अ मैटर, राइट? सो एनीथिंग विच हैव अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग which have a mass and occupy space is known as
मैटर। ठीक है, मैटर को फर्दर क्लासिफाइड भी करेंगे भाई, अगर आप इतने बड़े स्केल पे से बात कर रहे हो तो इसे आपको फर्दर क्लासिफाइड भी करना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन द फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, आप मैटर को कैसे कैसे वो कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। तो लिखते चलो साथ में, समझते चलो। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन, ठीक है, अगर जेन्युइन डाउट होता है तो बेस्ड ऑन फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। राइटिंग गंदी है मेरी, थोड़ा जुकाम भी हो रहा है, पर सह लेना थोड़ा, चलेगा, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन तुम कैसे करोगे, क्या क्या होता है मैटर बताओ, क्या क्या तुम्हारा किसी से मैटर हो गया वो नहीं, केमिस्ट्री में क्या क्या मैटर होता है वो बताओ, तो हमसे क्लासीफाई करते हैं। बहुत सिंपल है भाई, 10th से आए हो अभी, नया नया मैटर पढ़े हो, मैटर ही पढ़ना, मैटर में मत पड़ जाना, ठीक है। 3 तरीके से बांट देंगे, अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे धीरे धीरे, ये कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, ठीक है। सॉलिड को तुम देखोगे तो अब हमने बोला था ऊपर, वी विल ऑल्सो बी डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज से भी डील करना पड़ेगा। सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस लिख तो दिया, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉलिड को सॉलिड बनाती है, लिक्विड को लिक्विड बनाती है, गैस को गैस बनाती है, ये भी तो तुम्हें फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। सॉलिड के दोनों क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, डेंसिटी ज़्यादा रहेगी सॉलिड की, पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास पास में रहेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। लिक्विड की बात करोगे तो तुम लिक्विड की डेंसिटी अच्छी रहेगी, बट इट कैन बी मेल्ट इजीली, समझ रहे हो, और लिक्विड को बॉईल करने में ज़्यादा रहेगा। तो अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ही रहेगा इसका, ठीक है। एक और मैं तुम्हें चीज़ बता देता हूँ कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन द रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है, अगर कोई सॉलिड किसी रूम में रखा है तो दैट कैन नॉट बी मेल्ट और बॉयल इजीली विद इन द रूम टेम्परेचर, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, बेसिक है, बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो अगर कोई चीज़ बियॉन्ड रूम टेम्परेचर है तो वो रूम में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तुम समझ रहे हो, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी बट कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगी। हम यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं ना मैटर की, ठीक है। अब आ जाते हैं लिक्विड पे। तो लिक्विड आपकी क्या है, लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहेगा, कम रहेगा, एज इट इज ऑलरेडी इन द मोल्टन फॉर्म, तो मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड का कम रहेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अब डिपेंड कर सकता है कि कोई लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए, बार सोचो वापस, डिपेंड करता है कि कोई टेम्परेचर, कोई लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और जनरली लिक्विड्स का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम ही रहता है, या फिर कोई एक्सट्रीम कंडीशंस में वो इक्वल टू भी पहुंच जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई रहता है, ठीक है। और अब हमने मेल्टिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर पर बात कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली कितना रहता है ये भी बात कर लिया। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड्स का रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, अगर तुम किसी लिक्विड को बॉईल करना चाहते हो तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा क्या, इवन वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का फॉर श्योर, ऑब्वियस है, किसी पर्टिकुलर लिक्विड का डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तीसरा गैसेस पे आ जाओ, तो गैसेस पे अब तुम देखोगे ना, गैस एग्जिस्ट कर रही है, मेल्ट भी इजीली हो जा रही है, बॉयल भी इजीली हो जा रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गैस का दोनों का क्या रहेगा भैया, लो रहेगा। और रूम टेम्परेचर पे भी भैया इजीली गैस तुम्हें हो जा रही है, ह्यूमिडिटी हो जा रही है, तो तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गैस का रूम टेम्परेचर से कम ही होगा, ठीक है।
बॉक्स बना के समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा डाउट वगैरह होगा तो। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, नोट्स बनाते चलो साथ के साथ, बाद में बनाओगे बैकलॉग हो जाएगा, नया नया जोश रहता है, बाद में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ठीक है, फर्दर क्लासीफाई कर लिया। अब तुम बोलोगे कि मैटर का तुमने फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया, तो किसी चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है तो केमिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। अभी हमने ऊपर फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया, मैटर कैसा होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, फिजिकल सिग्निफिकेशन सिग्निफिकेंस कर लिया। अब हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका ऐसे होगा कि, सॉरी, केमिकल क्लासिफिकेशन हम इसका करेंगे। तो अभी हम वापस से पेन ले लेंगे और केमिकल क्लासिफिकेशन हम करने चले हैं किसका, मैटर का। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन करने चले हैं मैटर का। चलिए फिर से लेना पड़ेगा इरेजर। थोड़ा नीचे जाएंगे। अब मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स। ठीक है, वो भी तुम्हें बताएंगे कि कैसे कैसे क्लासिफाइड हो जाएगा। फिर फर्दर दो दो में भी क्लासिफाइड हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाते चलो भाई। ठीक है, स्पीड कम लग रही है, 1.25x या 1.5x पे कर लेना, क्योंकि साथ में नोट्स बना रहा हूँ तो मुझे भी टाइम लग रहा है बनाने में। ठीक है, अगर किसी भी नोट्स को रीड आउट कर देता तो तुम्हारे लिए समझना थोड़ा हार्ड हो जाता। वो तुम्हारे लिए जब तुम बाद में रिवाइज वगैरह कर रहे हो तो वो सही रहता है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से जा रहे हो तो हमें नोट्स वगैरह साथ में बनाना मस्ट है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो कि क्या कर रहे हो। ठीक है, अब एक तुम्हारा क्लासीफाई हो जाएगा कि भैया जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस है मेरी तरह, और एक क्लासीफाई हो जाएगा मैटर कि वो मिक्सचर है तुम्हारी तरह। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा, बात मैटर की चल रही। ठीक है, तो या तो वो एलिमेंट होगा या फिर वो कंपाउंड होगा। और अगर वो मिक्सचर है, मिक्सचर तुम पहले से पढ़ते आए हो कि सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी मिक्सचर के अंदर, तो वो कौन सा मिक्सचर होगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो वो कैसा मिक्सचर होगा। जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उस मिक्सचर को हम जनरली बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, और जिसके अंदर डिफरेंट टाइप है उसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस है उसको तुम फिर फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो कि भाई एलिमेंट आपने बोल तो दिया, कोई हमसे एलिमेंट पूछेगा तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन नहीं करना है, सीधे बता देना है कि भाई ये एलिमेंट होता है, क्यों होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड में आप एक ही चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं तो उनमें खुद में दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, तभी कोई एलिमेंट एलिमेंट बनाए, कंपाउंड कंपाउंड बनाए। तो चलो देखते हैं एलिमेंट एलिमेंट क्यों बना। एलिमेंट एलिमेंट इसलिए बना है क्योंकि उसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ एटम है। ठीक है, अब मान के चलो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो एटम है, पर वो एग्जिस्ट अकेला करता है तो वो एक एलिमेंट है। ठीक है, contains only one type of atom that are known as elements. So contains only one type of atom। एग्जाम्पल भी दे देंगे, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कंपाउंड में आओगे तो कंपाउंड बना है भाई,
आप बोलते हो ना कि ये कंपाउंड उस कंपाउंड से रिएक्ट हो गया, आप सुनते आ रहे हो कि केमिस्ट्री में ये कंपाउंड उस कंपाउंड से रिएक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बन गया, ये चीज़ था। तो कंपाउंड को आप बेसिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम। तो मान के चलो H2 था, उससे O मिल गया तो H2O कंपाउंड बन गया। ठीक है, तुम डिफाइन कर सकते हो फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, इसे तुम लिख दो H2O हो गया हमारा, NaCl हो गया, सोडियम और क्लोराइड हो गया, C2H5OH हो गया। C2H5OH क्या होता है? इथेनॉल। जनरली तुमने देखा नहीं है, पिया है। और C3CH3OH हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं total। तो ऐसे तुम कंपाउंड को भी कर सकते हो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस समझ आ गया। अब थोड़ा सा मिक्सचर समझते हो। अब मान के चलो कि दो कंपाउंड साथ में मिल गए, विच आर इन अ सेम स्टेट। जब हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया था तो सॉलिड लिक्विड गैस में क्लासीफाई किया था कि नहीं किया था? तो मान के चलो कोई मिक्सचर के अंदर दो कंपाउंड है, दो एलिमेंट है जो साथ में मिलके बने हैं। ठीक है, अब वो सेम फिजिकल स्टेट के अंदर है। चलो समझ नहीं आ रहा, एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक, NaCl है प्लस H2O है। ये होमोजीनियस मिक्सचर कब बनाएंगे दोनों मिलके? जब ये दोनों सेम स्टेट में होंगे, लिक्विड लिक्विड में। ठीक है, अब कोई दो कंपाउंड मिलके हेट्रोजीनियस मिक्सचर कब बनाएंगे? कब बनाएंगे बताइए? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो बताएंगे जब कोई तो भी कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हो, वो रिएक्ट कर जाए किसी के साथ जो कि लिक्विड स्टेट में हो। ठीक है, सो इसे हम डिफाइन कर देंगे एज इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड्स विच आर इन सिंगल स्टेट। ठीक है, और इसको हम ऐसे डिफाइन कर देंगे कि जो किसमें है, मल्टीपल स्टेट हो गया भाई, मल्टीपल फेज हो गया। ठीक है, स्टेट हो गया, फेज हो गया, ऐसे हम डिफाइन कर देंगे। मैटर क्लासीफाई हो गया, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो क्लासीफाई हो गया। फिजिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो क्लासीफाई हो गया। ठीक है, अब कुछ लॉज है जो बेसिकली तुमसे डायरेक्टली जेई में पूछे नहीं जाएंगे, बट लॉज क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये होता है, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। सो दे नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू द क्वेश्चंस, टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट यू मस्ट नोन टू देम। तुम्हें वो चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है। तो अलग अलग लॉज पढ़ेंगे साथ में कि क्या क्या लॉज हैं इसके। तो कर लो, हेडिंग डाल लो। मैटर पूरा अच्छे से समझ में आ गया ना? और कैसे कैसे क्लासीफाई किया था वो भी आ गया होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालो। इसके अंदर हम अलग अलग लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहला लॉ, हेडिंग डालो, बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन the mass is conserved of the reactant and the products, as it is also same, तुमने पढ़ा होगा law of conservation of energy, energy cannot be created nor be destroyed। तो same applies with the chemistry, स्पेशली विद द फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हम यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हम डिफरेंट रिएक्शंस के साथ डील करेंगे, उन्हें बैलेंस करेंगे। सो वी मस्ट नोन दैट फैक्ट कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन फॉलोज एवरीवेयर, हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूल कंसेप्ट में अप्लाई होगा, हर चैप्टर में अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना। अब थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अ मास इज कंजर्व, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन
मास इज कंजर्व। ठीक है, अब डेफिनेशन तो लिख दिया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, विद एग्जाम्पल समझाएंगे अच्छे से। सो एग्जाम्पल लिख लो। लेट अस टेक एन कंपाउंड CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे जाएगा? इट विल बी ब्रेक इनटू टू कंपाउंड्स, जो कि CaO और CO2 में टूट जाएगा। इनिशियली तुम्हें अभी जब मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे, मोल कंसेप्ट के चैप्टर है, तो किसका कितना मास होता है, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम 1 से लेके जो 20 तक एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम। ठीक है, 20 तक हमने भी याद किए थे 9th 10th क्लास में, तो वो तुम याद कर लो। दैट विल बी मोर हेल्पफुल कि उनका अटोमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। इवन तुम्हें पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ने वाली पीरियोडिक टेबल की, दुकान पे जाओ, पीरियोडिक टेबल लाओ और सामने चिपका दो। ठीक है, तो वो भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। अब CaCO3 का मास कितना है वो तुम कैसे निकालोगे? तुम इंडिविजुअल या इधर देखोगे कि Ca का मास कितना है, कितना है। तो अभी तुम मास की बात नहीं करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह फॉलो होता है। तो तुम देखो Ca का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। ऑक्सीजन का कितना है, 8। 8 3 24, 20 प्लस 24 44। और C कितना है, 6। तो ये हो जाएगा टोटल 50 ग्राम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात चल रही है, कंजर्वेशन ऑफ मास की। अब प्रोडक्ट में टूटा CaO CO3, तो अब मान के चलो ना तुम कि अगर CaCO3 टूटा है x ग्राम CaO और y ग्राम CO2 में, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो होता है? प्रोडक्ट में 50 ग्राम था, CO का जोड़ो चलो, 20 प्लस 20 प्लस 8। एम आई राइट और रॉन्ग? तो 28 प्लस C का कितना है, C का कितना है बताओ, 6 प्लस 16, तो दैट इज 22। अगेन इट इज 50 ग्राम। ठीक है, मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया नहीं है, बट आफ्टर अगर तुम इसे इक्वेशन मिले तो बहुत बेसिक है, समझा दिया। अगर तुम इसे थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिखना चाहो, जैसे क्लास में आता है, तो तुम लिखोगे कि आफ्टर रिएक्शन मास ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी 50 ग्राम। इसको तुम तोड़ दोगे, ये x प्लस वाई ग्राम से टूट गया है। ठीक है, तो ये 50 ग्राम था, ये 28 प्लस 22 आया है, दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड हियर, वो फॉलो हुआ है। ठीक है, सो थको मत यार, अभी स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर। मेन हेडिंग आएगी तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट से, केमिकल कंपोजिशन, परसेंटेज, इवन हम इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ने वाले हैं, जो तुम्हारे लिए आगे काम आएगी, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब अच्छी अच्छी टर्म्स है जो तुम्हें आगे भी, इवन बहुत सारी चीज़ें जो तुम इसमें करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़, 50 ग्राम, इसको तुम तोड़ दोगे, ये x प्लस वाई ग्राम से टूट गया है। ठीक है, तो ये 50 ग्राम था, ये 28 प्लस 22 आया है, दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलोड हियर, वो फॉलो हुआ है। ठीक है, सो थको मत यार, अभी स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर। मेन हेडिंग आएगी तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट से, केमिकल कंपोजिशन, परसेंटेज, इवन हम इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ने वाले हैं, जो तुम्हारे लिए आगे काम आएगी, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब अच्छी अच्छी टर्म्स है जो तुम्हें आगे भी, इवन बहुत सारी चीज़ें जो तुम इसमें करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें कि कैसा कैसा हो रहा है। तो अब वर्ड कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स ना, वो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ रेड कलर से। ठीक है,
Okay, total mass of the reactant is equals to total mass of the product. Note that. Total mass of the reactant is equals to total mass of the product. Only if the 100% completion of the reaction. बॉक्स के अंदर बंद कर लो, कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसमें भी डाउट आ रहा है तो जेई भूल जाओ, सीधा सीधा बोलता हूँ कि तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आज से नहीं क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। इन केस ऑफ अ पार्शियल रिएक्शन, अब एक और चीज़ है ना, अगर तुम थोड़ा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हो तो तुम्हें इसमें ये बोल दिया जाएगा कि रुको मैं 2 मिनट पेज ऐड कर लेता हूँ कि इन केस ऑफ द पार्शियल रिएक्शन क्या चीज़ तुमसे बोली जाएगी, ठीक है। पेजेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है। इन केस ऑफ द पार्शियल रिएक्शन, हम यहाँ पे थे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। इन केस ऑफ द पार्शियल रिएक्शन, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई पार्शियल रिएक्शन आ जाती है, रुको, किसी पार्शियल रिएक्शन के केस में तुम उसमें लास्ट में टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट फॉर्म तो लिखोगी, तुम टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म तो लिखोगी, प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड भी लिख दोगे, ठीक है। एक लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरे लॉ पे बढ़ते हैं जो कि क्या कहता है बताते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, कुछ बहुत हवाबाजी नहीं है, ठीक है। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को तुम ऐसे समझा सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम्स जो कि कंपाउंड में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसमें एटम्स का जो मास है उसका जो रेशियो है वो इंडिपेंडेंट है कि भाई वो कहीं पे भी हो, तुम समझ रहे हो कि अगर C+O2 करके CO2 बना है और CaCO3 जो हमने ब्रेक किया था वो Ca+CO2 में टूटा है, तो दैट इज इंडिविजुअल, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स बाय विच इट इज ऑब्टेन्ड। CO2 कहाँ से आया है, दैट इज इंडिपेंडेंट, उसका मास हर जगह सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर CaCO3 से CO2 ब्रेक हुआ है तो उसका मास अलग हो जाएगा और C+O2 से बनके जो CO2 बना है उसका मास बहुत ब्रेक हो जाएगा। तो दैट आर द लॉस जिस पे केमिस्ट्री चलती है, अगर ये ना होंगे तो लोग बोलेंगे कि क्या चीज़ है जो CO2 के मास को CO2 रखती है, सी का मास 6 क्यों है, एट का एटॉमिक नंबर 8 क्यों है, उसका मास 16 क्यों है, सी का मास 12 क्यों है। सो दीज आर द लॉज जिनके थ्रू वेरीफाई हुआ कि हर रिएक्शंस में इसका मास इतना रहेगा, ये चीज़ रहेगा। चलो डेफिनेशन लिख देते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम्स present in compound remains same and it is independent of the source।
by which it is obtained. ठीक है, डेफिनेशन लिख दिया, सेम रट के एग्जाम में तो लिख के आओगे नहीं, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन तुम्हें याद कैसे रहेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें जो एग्जांपल बोल रहा था ना वही लिख के दिखा देता हूँ। CO2 का मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा था ना, दो रिएक्शन तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। C+O2 है, इससे भी CO2 बनेगा, और CaCO3 है। जब तुम इसे हीट दोगे तो ये ब्रेक होगा, कंपाउंड है, तुम हीट दोगे, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर उसका आता है पॉइंट तो वो ऑब्वियसली ब्रेक होगा। तो ये होएगा CaO प्लस CO2 में। तो हमारा कंसर्न यहाँ पे ये है कि जब ये ब्रेक होगा तो भैया जो ये CO2 है इसका क्या प्रपोर्शन रहेगा ब्रेक होते टाइम, यही वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि मास ऑफ C का कहीं पे जब रहेगा दैट विल बी इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। एक जगह जब CO2 होगा, C का मास 12 है, एक का 32 है, तो ऐसे बताता हूँ मैं तुम्हें कि CO2 का बात हो रहा था, C का मास कितना है, 12 है, O2 का 32 ग्राम है। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है ना। 12/32 तुम कर लो, इसे काटो, तो ये 3/8 में है, दैट इज फिक्स। अब कोई बड़ा कंपाउंड है, वो ऐसे में टूटा है तो वो इसके प्रोपोर्शन में ही होगा। ठीक है, ये हमारा कहने का बात है पूरा। ठीक है, इसके ही प्रोपोर्शन में होगा। थोड़ा नीचे जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि अगर कोई एटम है, most of the atoms have their isotopes, and the atoms which we are using, हम उनका वो आइसोटोप यूज करते हैं दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। समझ रहे हो, कोई आइसोटोप्स हम उनके वो वाले यूज नहीं करते हैं जो रेडियो एक्टिव है, वो हम जनरली यूज नहीं करते हैं। तो इसमें एक नोट लिख लेना कि ये किन के लिए वैलिड नहीं होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सो एक नोट है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोटोप्स। टेंशन नहीं लेने का, साथ में इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे जो भी पढ़ाया जा रहा है। अगर साथ में नोट्स बनाने हैं दैट विल बी मच फ्रूटफुल फॉर यू, तुम्हें आगे भी फ़ायदा करेगा और एक हैबिट बना देगा, साथ में काम टालने की नहीं होगी। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि C का 12 भी आइसोटोप है, C का 14 भी आइसोटोप है। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम द बोथ, सो दैट विल नॉट गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, लॉ बनाए जाते हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, क्यों फॉलो नहीं होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। ऊपर कितना आ रहा था, ऊपर कितना आ रहा था बताओ, 12/32 आ रहा था। सो 12/32 जो ऊपर आ रहा था, इसे हम काट के कर दे रहे थे 3/8, बट when we are going to take the isotopes of carbon, that will not be same। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, वो हो जाएगा भैया 14/32, काटने जाओगे 7/16, फर्दर होगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नोट मैंने तुम्हें बता दिया है, बॉक्स में बनाना चाहो बॉक्स में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे तीसरा लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अभी तक कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा आ जाएगा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
अगर बोर वोर हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, तो मुंह धो के आ जाओ, मुंह पे पानी मार के आ जाओ, तो फिर थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अब कोई दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि कभी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा सेम टाइप के ही कंपाउंड बनाएंगे, ये है नहीं ना, मतलब समझ आ रहा है कि अगर कोई दो एलिमेंट है, वो अलग अलग स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, अलग अलग मास रेशियो में अगर रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट, दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। सो ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, वो ये कहता है कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और वो एक से ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, तो उसमें जो एक कंपाउंड, एक एलिमेंट का मास होगा और जो दूसरा एलिमेंट का रिलेटिवली मास होगा, वो एक दूसरे के सिंपलेस्ट रेशियो में होंगे। समझे? चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर ऐसे दिमाग में नहीं उतरा है। पर आदत बनाओ कि अगर कोई बोले तो ही तुम्हें समझ में आता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, जल्दी जल्दी बनाते जाओ, राइटिंग पे मेरी ध्यान मत देना, बहुत गंदी है। व्हेन टू एलिमेंट्स react with each other to form more than one type of compound, then fixed mass of one element combines with the variable mass of other element। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। combines with the variable mass of other element, Beer's simplest ratio। ठीक है, तो इस चीज पे याद रखना, एग्जाम्पल देके भी समझा रहा हूँ, आ जाएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल ले लो एक अच्छा सा, कि जब कार्बन भैया हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो CO कब बनेगा, और सेम जब हमारे कार्बन भैया ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो CO2 कब बनेगा। ठीक है, CO कब बनेगा, अब तुम इसमें देख रहे हो ना कि ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इधर ऑक्सीजन 1 कैसे कर पाओगे तुम, जब इसे हाफ कर दोगे, हाफ ना कर दोगे। अब इसका मास क्या है, इधर मास क्या है बताओ, कलर चेंज करते हैं। इसका मास क्या है, 12 ग्राम है, और इसका मास 16 ग्राम है। सेम गोज विद दिस, अगर ये 1/2 हो गया तो ये कम ना हो गया, 2 से डिवाइड होकर 16 ना हो गया, है ना। तो इस पर भी ध्यान रखो साथ के साथ, 12 ग्राम हो गया और ये 32 ग्राम हो गया, ठीक है। तो अब इसका जो मास था, दैट इज फिक्स्ड, दैट combines with the variable mass of different element, bears the simplest ratio। that was my concern which I am teaching you from the past 5 minutes, ठीक है। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, यही मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। दैट विल बी फिक्स्ड, ठीक है, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ठीक है। नीचे जाओ एग्जाम्पल, अब तुम्हें जो ओ था, एक में तुम्हारा O1/2 है, एक में सिंपल O है, तो थोड़ा नीचे जाते हैं, फिर समझाता हूँ कि मास ऑफ O रेशियो, मास ऑफ रेशियो ऑफ O mass of ratio of O, that will be in 16:32। किसमें है, दैट इज आवर सिंपलेस्ट रेशियो, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ठीक है। और अलग अलग एग्जांपल लोगे, तुम्हें लग रहा है कि ये तो बहुत ही कम केसेस में होता है, सिंपलेस्ट रेशियो नहीं होगा,
तो मैं तुम्हें और एग्जांपल देके भी समझा सकता हूँ। तुमने देखा है नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत सारे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना, तुम ये जो आई थिंक सो कि कुछ ऑक्सी कंपाउंड्स है जो तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग, इन द मिड हाफ ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहाँ तुम कुछ ऑक्सी कंपाउंड्स पढ़ोगे, तो मैं तुम्हें उसी का कुछ एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अभी नोट कर लेना, बाद में समझ आ जाएगा। ऐसा मत सोचना कि रिएक्शन कैसे बैलेंस हो रही है, इतने सारे कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, हम इतने सारे कंपाउंड कैसे याद रख पाएंगे एट अ टाइम। उसका टेंशन मत लेना, वो तुम्हें इनऑर्गेनिक वाले सर सिखाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस केस में कि नाइट्रोजन का फिक्स रखेंगे, ऑक्सीजन का मास वेरिएबल रखेंगे, और देखेंगे कि क्या वो सिंपलेस्ट रेशियो आता है जिसमें ऑक्सीजन रह के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज अबाउट ना, कि कुछ तो कंपाउंड बनेगा भैया। तो चलो, कितने कंपाउंड ले, एक दो तीन, कितने ले, तुम जितने बोलोगे उतने ले लेंगे बस। O2 N2 O2। ठीक है, अब क्या क्या भाई साहब ये बना देगा। N2O, N2O3, N2O4, N2O5। अब इसमें नाइट्रोजन का मास रहने वाला है सेम, वेरिएबल मास रहने वाला है ऑक्सीजन का। इसमें भी 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28, इसमें भी 28। अब हम वेरी कराएंगे इधर, ऑक्सीजन रखा 1/2, ऑक्सीजन रखा 3/2, ऑक्सीजन रखा 2, इधर रखा 5/2। ठीक है, अब along with this the mass will also be varying ना, वेरी करेगा साथ में, हो जाएगा 16, 48। कैलकुलेट करते रहना साथ में, मेरा गलत भी हो सकता है। 32 इंटू 2 64, और 5/2 आ जाएगा 80। मैथ्स गंदी है यार, पर इतनी भी गंदी नहीं है, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ रेशियो, जिसका हमने वेरी कराया था उसका कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 16:48 था, और उसके बाद शायद 64 था, और फिर 5 से मल्टीप्लाई हो गया 80 था। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमारा आएगा 1:3:4:5। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। फिर एक नोट जो मैंने ऊपर लिखाया था, अब तुम सोच रहे हो कि जब नाइट्रोजन का जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के किसी भी आइसोटोप्स के साथ रिएक्ट करके कुछ भी बना लेगा, तो सेम है कि भाई याद रखना। तो मैं वापस से नोट बनवा देता हूँ, क्या है, अभी नए नए खिलाड़ी हो भूल जाओगे। दिस नोट इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोटोप्स, सेम दिस लॉ, सॉरी माई मिस्टेक, जो ये लॉ है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स के केस में ये वैलिड नहीं होगा। नोट को बॉक्स में बनाना, नोट्स अच्छे बनाना, एंड में रिवाइज भी करोगे, नोट्स गंदे बनाओगे, भूल जाओगे, एंड में रिवाइज नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन उठाने जाओगे, सोचोगे ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। नोट्स सिस्टमेटिक बनाना, नोट्स आर मस्ट, ठीक है। नोट्स को अच्छे से बनाओ, सिस्टमेटिक बनाओ, सारे लॉज पढ़ेंगे। इसके बाद एक अलग से वो निकालेंगे हम वीडियो, इसके बाद वाली वीडियो, उसमें थोड़े से हाइपोथेसिस वगैरह निकालेंगे हम, और एटॉमिक थ्योरी वगैरह क्या थी, देन हम मोल पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला जो है लॉ हो गया है।